हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं सुजीत लाठर स्टारविल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो सीरीज में हम सीडीपी अर्थात एजुकेशन साइकोलॉजी को आगे बढ़ाते हुए डिस्कस करते हैं। आज एक नए टॉपिक से शुरुआत करते हैं और आज का जो टॉपिक है वो आप देख पा रहे होंगे, इंटेलिजेंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे, बुद्धि के टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। बुद्धि जो है वो काफी लेंथी टॉपिक है, बड़ा टॉपिक है, इसलिए इसको हम किसी एक या दो वीडियो में कंप्लीट ना करके 5 से 6 वीडियोस में लगभग 20-20 मिनट की वीडियोस बन जाएंगी। उसमें हम इस टॉपिक को अच्छे तरीके से कंप्लीट डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद आपका कोई भी क्वेश्चन बुद्धि के टॉपिक से नहीं बचने वाला है जो एग्जाम में आएगा। ठीक है, तो टॉपिक को हम आगे बढ़ाते हैं, शुरुआत करते हैं। अगर हमारे चैनल पर कोई नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। बगैर देरी के अब हम आगे डिस्कस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन एक ये बनता है, इंटेलिजेंस जो शब्द है, वर्ड है, ये किस भाषा का है? तो आप में से कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि ये लैटिन भाषा का शब्द है। तो अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप गलत हो जाएंगे, क्योंकि ये लैटिन भाषा का नहीं बल्कि इंग्लिश भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? इंग्लिश भाषा का शब्द है इंटेलिजेंस। तो फिर लैटिन भाषा का क्या चक्कर है? तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जो इंटेलिजेंस है इसकी उत्पत्ति, इसका ओरिजिन या उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, तो हम क्या कहेंगे? तो हम कहेंगे यहां पर कि इसकी जो उत्पत्ति है वो लैटिन वर्ड दो वर्ड है यहां पर जिनसे इसकी उत्पत्ति या ओरिजिन माना जाता है। लैटिन वर्ड पहला है इसमें इंटेलिजियर, दूसरा वर्ड है वो माना जाता है इंटेलिजेंटिया। ठीक है, पहला वर्ड क्या हो गया? इंटेलिजियर, दूसरा वर्ड क्या हो गया? इंटेलिजेंटिया। दोनों के दोनों लैटिन वर्ड हैं और इनका मीनिंग होता है, यहां पर मैं आपको बता देता हूं, इनका मीनिंग क्या होता है? टू अंडरस्टैंड। क्या मीनिंग होता है इनका? टू अंडरस्टैंड। और इसको हिंदी में हम कह सकते हैं समझना या फिर कह सकते हैं समझाना। समझना या फिर समझाना आप इसको कह सकते हो। तो यहां आपके देखिए दो क्वेश्चन बन गए। इंटेलिजेंस किस भाषा का शब्द है? तो अंग्रेजी भाषा का शब्द है। अगर आपसे पूछा जाए कि इंटेलिजेंस की उत्पत्ति या ओरिजिन किस भाषा से हुआ है, तो लैटिन भाषा से हुआ है। लैटिन वर्ड है दो, जिसमें पहला वर्ड है, अगर प्राचीन टाइम की बात करें तो जो इंटेलिजेंस वर्ड है उसका जो जन्म है वो इस वर्ड से माना जाता था, इंटेलिजियर से। और बाद में आज के समय में क्या माना जाता है कि इस इंटेलिजेंस वर्ड की जो उत्पत्ति है ना, इसका जन्म इंटेलिजेंटिया से हुआ है। इन दोनों ही लैटिन वर्ड का जो मीनिंग होता है वो क्या होता है? टू अंडरस्टैंड कह सकते हैं, इसको हिंदी में कहें तो क्या कह सकते हैं? समझना या समझाना। ठीक है, इसके बाद अगर आपसे पूछा जाए कि बुद्धि क्या है, तो एक ओवरव्यू के रूप में हम अपने अकॉर्डिंग देख लेते हैं कि बुद्धि क्या है। तो हम ये कह सकते हैं बुद्धि के बारे में कि सोचने, समझने, विचार करने की योग्यता ही क्या है? बुद्धि है। तो हम यहां पर कह सकते हैं सोचने, समझने और विचार करने की योग्यता, विचार करने की योग्यता ये क्या है? बुद्धि है। ये हम एक जर्नल डेफिनेशन की बात करें तो है, लेकिन बहुत सारे विद्वानों ने अनेकों प्रकार की डेफिनेशन, परिभाषाएं दी हैं। 20 से 25 विद्वानों ने बुद्धि के बारे में बताया है, लेकिन हम यहां पर सभी की सभी परिभाषाओं को डिस्कस नहीं करेंगे। जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो कुछ 4 से 5 परिभाषाएं हैं जिनके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। वो परिभाषाएं आपको मैं याद भी करा दूंगा, वीडियो में साथ बने रहिए बस।
ठीक है, पहली परिभाषा की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर पहली परिभाषा आती है वो अल्फ्रेड बिने की। अल्फ्रेड बिने, अल्फ्रेड बिने के बगैर बुद्धि का टॉपिक अधूरा है। बुद्धि के टॉपिक में अगर कोई पहला कार्य करता है तो वो कौन करते हैं? अल्फ्रेड बिने है। चाहे बुद्धि परीक्षण की बात की जाए, चाहे बुद्धि को परिभाषित करने की बात की जाए, तो इन्होंने क्या कहा कि बुद्धि में 4 शब्द, इनके अनुसार बुद्धि में 4 शब्द, कौन से 4 शब्द हैं? तो वो है ज्ञान, नॉलेज, आविष्कार, इन्वेंशन कह सकते हैं इसको, ठीक है, निर्देश और आलोचना शामिल है। निर्देश और आलोचना शामिल है। तो अल्फ्रेड बिने क्या कहते हैं कि बुद्धि में 4 शब्द, आविष्कार, ज्ञान, आविष्कार, निर्देश और आलोचना शामिल है। ये 4 शब्द हैं। अगर किसी व्यक्ति में, अल्फ्रेड बिने के अनुसार, ज्ञान है, उसको नॉलेज है, वो व्यक्ति कोई इन्वेंशन कर सकता है, आविष्कार कर सकता है, किसी चीज की खोज कर सकता है, वो व्यक्ति किसी को निर्देश दे सकता है, और अगर वो आलोचना भी कर पाते हैं कोई भी व्यक्ति, तो उनमें अल्फ्रेड बिने के अनुसार निश्चित रूप से क्या पाई जाती है? बुद्धि पाई जाती है। इसको याद कैसे रखेंगे? पहली परिभाषा है अल्फ्रेड में 4 लेटर हैं, आधा ल है, आधा र है, तो यहां पर 4 लेटर हैं, और इन्होंने किसके बारे में बात की है? 4 शब्दों में ही बुद्धि को क्या किया है? परिभाषित किया है। दूसरी इंपॉर्टेंट परिभाषा की अगर हम बात करें तो वो आती है टर्मन की। दूसरी जो इंपॉर्टेंट परिभाषा है वो किसकी है? टर्मन की है। टर्मन क्या कहते हैं? टर्मन के अनुसार अमूर्त विचारों की योग्यता, अमूर्त विचारों की योग्यता, अमूर्त विचारों की योग्यता ही बुद्धि है। किसके अकॉर्डिंग? टर्मन के अनुसार। ठीक है, टर्मन क्या कहते हैं? अमूर्त विचार अगर किसी व्यक्ति में है तो, या उनका फॉर्मेशन होता है, तो व्यक्ति में क्या है? बुद्धि है। नेक्स्ट परिभाषा की हम बात करते हैं तो नेक्स्ट परिभाषा हमारे पास आती है बंकिंगम की। बंकिंगम, बंकिंगम की। बंकिंगम क्या कहते हैं? सीखने की योग्यता, सीखने की योग्यता ही क्या है? बुद्धि है। बंकिंगम के अनुसार सीखने की योग्यता ही बुद्धि है। कैसे याद रखेंगे? देखो, इन दोनों परिभाषाओं को भी याद करा देता हूं। टर्मन में ऊपर क्या रहा है? रे, और लेटर कितने हैं? 3 या 3.5 आप पढ़े इसको। अमूर्त में भी कितने लेटर आ रहे हैं? 3 कहें या 3.5 कहें, ऊपर रहे है, तो टर्मन में भी 3 है, अमूर्त में भी 3 है। आपको यहां पर केवल एक कीवर्ड याद रखने हैं, उससे आपको परिभाषा याद हो जाएगी। तो टर्मन की क्या परिभाषा हो गई? अमूर्त विचारों की योग्यता बुद्धि है, या यूं कहें कि अमूर्त विचारों को समझने की योग्यता क्या है? बुद्धि है। अमूर्त विचारों का तालमेल, अमूर्त विचारों को एक दूसरे से क्या कर देना? साझा करना भी क्या है? बुद्धि है। तो इस परिभाषा को कैसे भी तोड़ मरोड़ कर लिखा जा सकता है, लेकिन वहां पर कीवर्ड क्या मिलेगा हमें? अमूर्त। आई होप आपको टर्मन की परिभाषा याद हो गई होगी। उसी प्रकार से अगर हम बात करते हैं बंकिंगम की, तो बंकिंगम में आप एक अलग वर्ड करो तो इसको हम देखो इस तरीके से भी पढ़ सकते हैं, किंग। बंकिंगम में एक वर्ड छुपा हुआ है, किंग। और किंग जो होता है, राजा होता है, उस राजा में क्या कुछ खास योग्यता होती है? तो आप देखिए, कभी भी एक राजा जो होता है उसमें सीखने की जो योग्यता है वो उच्च पाई जाती है। वो क्या राजा बनेगा जिसमें सीखने की योग्यता ही नहीं है?
युद्ध कौशल की बात करें या राजनीतिक कौशल की बात करें, किसी भी चीज को जो जल्दी सीख सकता है उसमें राजा बनने के गुण होते हैं। तो इसको हम कैसे याद रखेंगे? बंकिंगम। बंकिंगम का मतलब हो गया राजा बनना, और राजा बनने के लिए किस प्रकार की योग्यता चाहिए? सीखने की योग्यता होगी, तभी तो राजा बन पाएगा। तो आपको ये परिभाषा भी याद हो गई होगी। नेक्स्ट परिभाषा की अगर हम बात करें तो वो आती है वुडवर्थ की। वुडवर्थ क्या कहते हैं? वुडवर्थ के अनुसार कार्य करने की योग्यता या कार्य करने की विधि, कार्य करने की विधि या कह सकते हैं योग्यता, ये क्या हो जाती है? बुद्धि हो जाती है। ठीक है। वुडवर्थ के अनुसार क्या है? कार्य करने की योग्यता या कार्य करने की विधि ही क्या है? बुद्धि है। एक बात आप बताओ, इसको आप ध्यान से देखिए, कैसे याद रखेंगे परिभाषा को? वुड वर्थ, अगर मैं वुड को लिखूं इस तरीके से अलग से, और वर्थ, तो वुड का मतलब तो लकड़ी होता है, और वर्थ का मतलब क्या होता है? कीमत। तो देखो परिभाषा याद कैसे हो जाएगी? लकड़ी के ऊपर जब कार्य किया जाएगा तभी तो उसकी कीमत बढ़ेगी। लकड़ी है, उस लकड़ी को काटकर और उसको डिजाइन बना बनाकर फर्नीचर तैयार किया जाता है, बेड वगैरह बना दिया, कुर्सी वगैरह बना दी, या कोई भी मूर्ति बना दी, कुछ भी बनाया गया, खिलौना बनाया गया, तो उस पे लकड़ी पर क्या किया गया है? कार्य किया गया है। तो लकड़ी पर कार्य किया गया तभी तो उसकी कीमत बढ़ी। तो इसको हम कैसे कैसे ध्यान रखेंगे? वुडवर्थ, वुड का मतलब लकड़ी, लकड़ी की कीमत कब है? जब उस पर क्या किया जाए? कार्य किया जाए। तो कार्य करने की विधि या कार्य करने की योग्यता ही क्या है? बुद्धि है। किसके अकॉर्डिंग? वुडवर्थ के अकॉर्डिंग। अगर नेक्स्ट परिभाषा की बात करें तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट परिभाषा हमारे पास आती है डियर बोर्ड की। डियर बोर्ड या डियर बर्ड भी आ जाता है कभी कभी। डियर बोर्ड के अनुसार क्या है बुद्धि की परिभाषा? अनुभव से, अनुभव से लाभ उठाने की, अनुभव से लाभ उठाने की योग्यता ही बुद्धि है। अनुभव से लाभ उठाने की योग्यता या क्षमता ही क्या है? बुद्धि है। अनुभव से लाभ उठाने की योग्यता ही क्या है? बुद्धि है। किसके अनुसार? तो आप कहेंगे डियर बोर्ड के अनुसार। देखिए इसको हम कैसे याद रखेंगे? डियर बोर्ड, तो बोर्ड से आपको ये बोर्ड तो दिख ही रहा है, व्हाइट बोर्ड, तो इसको कनेक्ट कैसे करेंगे? डियर हम कभी किसी को बोल देते हैं, मान लीजिए आपकी क्लास में कोई बच्चा है और उसका नाम आपको ध्यान नहीं है, तो आप क्या कहेंगे कि डियर आइए और बोर्ड पर अपने अनुभव को साझा करिए, अनुभव का लाभ उठाइए। जैसे अगर आप टीचिंग प्रैक्टिस की बात करें तो टीचिंग प्रैक्टिस के दौरान उस सेशन में आपको ये कहा गया होगा कि आप बोर्ड पे आकर अपना वर्क दिखाइए। आप इसको यूं याद रख सकते हैं, जैसे मैं आपसे कह रहा हूं, आप सोचिए मैं आपसे कहूंगा कि डियर बोर्ड पर आइए और अपने अनुभव का लाभ उठाइए। अनुभव किस चीज का? जो आपने सीखा है, जो आपने टीचिंग प्रैक्टिस की है, जो आपने पढ़ाई की है, वो सब कुछ आपका अनुभव के रूप में तो है, उसका लाभ उठाइए। तो आप इसको परिभाषा को याद रख पाएंगे, डियर बोर्ड पर आइए और अनुभव से लाभ उठाइए या अनुभव का लाभ उठाइए। तो आपको ये परिभाषा भी याद हो गई होगी। नेक्स्ट और एक परिभाषा की बात कर लेते हैं हम। तो नेक्स्ट परिभाषा है मन की। नवीन मन क्या कहते हैं? नवीन परिस्थितियों को झेलने की योग्यता, नवीन परिस्थितियों को झेलने की योग्यता या नवीन परिस्थितियों को झेलने की नमनीयता ही क्या है? बुद्धि है। योग्यता भी कह सकते हैं, नमनीयता भी कह सकते हैं। किसके अकॉर्डिंग? मन के अनुसार।
ठीक है, तो ये परिभाषा हुई मन। अब देखो इसको हम कैसे याद रख पाएंगे, तो यहां पर भी मैं आपको याद करा देता हूं कीवर्ड से। मन है तो साइकोलॉजिस्ट, लेकिन अगर हम बात करें मन की, तो एक मन हमारा माइंड भी तो होता है, और माइंड में ही क्या पाई जाती है, योग्यता या क्षमता पाई जाती है किसी भी नई सिचुएशन के साथ डील करने की, नई सिचुएशन के साथ समायोजन या एडजस्टमेंट करने की। तो इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं, मन अर्थात माइंड। ठीक है ये मन दूसरा, लेकिन मैं आपको याद करने के लिए बता रहा हूं कि मन को आप माइंड समझिए। माइंड क्या करता है, किसी भी न्यू सिचुएशन, नई परिस्थितियों को झेलने की योग्यता हमें प्रदान करता है हमारा माइंड। हमारा माइंड ही तो चीजों को डील करने में हेल्प करता है, एडजस्टमेंट में हेल्प करता है। तो आपको ये परिभाषा भी याद हो जाएगी। नेक्स्ट और लास्ट एक परिभाषा और हम डिस्कस कर लेते हैं, जो कि है बर्ट की। इसकी परिभाषा हम देख लेंगे नेक्स्ट, बर्ट की परिभाषा हम देख लेंगे। और बर्ट क्या कहते हैं, बर्ट के अनुसार मूर्त विचारों को समझने की योग्यता क्या हो जाएगी, बुद्धि है। ऐसा कौन कहते हैं, बर्ट कहते हैं। ठीक है, तो आपको यहां तक जो चीजें हैं वो अच्छे से देख तो पा रहे हैं ना, विजिबल होगा आई थिंक। हाँ ठीक है, देखिए आपको मैंने 7 परिभाषाएं बताई है, एक बार मैं इनको दोबारा से आप लोगों के सामने डिस्कस कर देता हूं ताकि अच्छे से आपको याद हो जाए। ठीक है, बुद्धि की जो ओवरव्यू हमने देखा था, हमारे अनुसार बुद्धि क्या है, सोचने समझने और विचार करने की जो योग्यता है वही बुद्धि है। ठीक है, अल्फ्रेड बिने क्या कहते हैं, अल्फ्रेड बिने के अनुसार बुद्धि में 4 शब्द शामिल होते हैं। बुद्धि में 4 शब्द कौन से शामिल है अल्फ्रेड बिने के अनुसार, ज्ञान, नॉलेज। अल्फ्रेड बिने कहते हैं कि किसी के पास अगर नॉलेज है, ठीक है, आविष्कार कर सकता है, कोई खोज कर सकता है, इन्वेंशन कर सकते हैं, तो उस व्यक्ति में बुद्धि है। निर्देश अगर किसी को दे सकते हैं, इंस्ट्रक्शन, तो बुद्धि है। और आलोचना, यहां पर आलोचना पॉजिटिव वे में यूज किया गया है, क्रिटिसाइज करना, क्रिटिसिज्म। तो आलोचना अगर कोई व्यक्ति कर सकता है किसी की, तो उसमें क्या है, निश्चित रूप से बुद्धि है। तो अल्फ्रेड से आपको ध्यान रहेगा कि अल्फ्रेड में कितने लेटर हैं, 4 ही शब्दों पे इन्होंने जोर दिया था कि 4 आपको कीवर्ड दिखाई दे जाए, ज्ञान, आविष्कार, निर्देश और आलोचना, तो वो किसकी परिभाषा कहलाएगी, अल्फ्रेड बिने की परिभाषा कहलाएगी। टर्मन की इंपॉर्टेंट परिभाषा है, टर्मन में कितने लेटर हैं, 3, और ऊपर रह की मात्रा है। अमूर्त में भी कितने लेटर हैं, 3। तो अमूर्त विचारों को समझने की योग्यता ही क्या है, बुद्धि है। किसके अनुसार, टर्मन के अनुसार। ये परिभाषा भी आपको याद हो जाएगी। बंकिंगम में अगर हम देखें तो किंग वर्ड छुपा हुआ है। किंग का मतलब क्या होता है, राजा। और किसी भी राजा में एक विशेष योग्यता होती है चीजों को सीखने की, जल्दी सीखते हैं और उनका सीखने का जो स्तर होता है वो उच्च होता है। तो इनकी परिभाषा क्या हो जाएगी, सीखने की योग्यता ही बुद्धि है। अगर बात की जाए वुडवर्थ की, तो वुडवर्थ की परिभाषा हम कैसे याद रखेंगे, तो मैंने आपको क्या बताया कि वुड का मतलब क्या होता है, लकड़ी। वो वुड हिंदी में लिखा हुआ है, मैंने इसको इंग्लिश में लिख दिया। वुड का मतलब लकड़ी, और वर्थ का मतलब क्या होता है, कीमत। आप बताइए किसी भी लकड़ी की कीमत कब होगी, लकड़ी की कीमत तब हो सकती है जब उस पर कोई कार्य किया जाए। कार्य करने का मतलब उस लकड़ी को उसमें कटाई करके, छटाई करके कोई फर्नीचर बनाया जाए, खिलौना बनाया जाए या कुछ भी बनाया जाए, तो उससे उसकी कीमत क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो आप याद कैसे रखेंगे, वुडवर्थ के अनुसार कार्य करने की विधि या योग्यता ही क्या है, बुद्धि है। डियर बोर्ड की परिभाषा की बात हम अगर करते हैं तो इसको देखो कैसे याद रखेंगे। आप ऐसे सपोज कीजिए कि कोई आपसे ही कह रहा है कि डियर बोर्ड पर अपने अनुभव साझा कीजिए या अपने अनुभव का लाभ उठाइए, पढ़ाकर दिखाइए हमें, टीचिंग प्रैक्टिस में आपने क्या क्या सीखा है। तो अपने अनुभव से लाभ उठाने की योग्यता ही क्या है, बुद्धि है। एक किसकी परिभाषा हुई, डियर बोर्ड की। अगर बात की जाए मन की परिभाषा की, तो मन साइकोलॉजिस्ट का नेम है, लेकिन अगर हम बात करते हैं मन, तो मन का मतलब हमारा माइंड भी होता है। और इसमें हम क्या पढ़ रहे हैं, नवीन परिस्थितियों को झेलने की योग्यता या नमनीयता ही क्या है,
बुद्धि है। तो इसको याद कैसे रखेंगे? मन अर्थात माइंड, हमारे माइंड ही तो ये डिसाइड करता है कि किसी सिचुएशन के साथ हमें किस तरीके से एडजस्टमेंट करना है। कोई भी परिस्थिति है, नई परिस्थिति है, तो उसको हम किस तरीके से झेल सकते हैं, उसको किस तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये सब चीज आप इसको कनेक्ट करके याद कर पाएंगे। नेक्स्ट क्या है? बर्ट की परिभाषा है। बर्ट के अनुसार, बर्ट में कितने लेटर हैं? तो बर्ट में आपने देखा कि 2 लेटर है और एक हाफ है। तो यहां पर देखिए मूर्त में भी कितने लेटर है? 2 ही है, या फिर आप 2.5 कहें इसको। तो बर्ट मूर्त, टर्मन अमूर्त। तो बर्ट ने क्या कहा है? मूर्त विचारों को समझने की योग्यता या मूर्त विचारों को समझाने की योग्यता ही क्या है? बुद्धि है। आई होप आपको यहां तक की सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं बुद्धि के इतिहास के बारे में कि बुद्धि का इतिहास क्या रहा है। ठीक है, अगर कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद मैं आगे बढ़ जाता हूं। देखिए अब हम बात करेंगे कि बुद्धि की हिस्ट्री, इतिहास क्या रहा है बुद्धि का। तो यहां सबसे पहले एक पॉइंट बनता है कि बुद्धि जो शब्द है जिसके बारे में हमने डिस्कस किया था कि बुद्धि लैटिन भाषा के वर्ड इंटेलिजियर और इंटेलिजेंटिया से इसका फॉर्मेशन हुआ है। लेकिन अब हम बात करते हैं कि बुद्धि शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि बुद्धि शब्द का प्रयोग सबसे पहले बुद्धि शब्द का प्रयोग सबसे पहले फ्रांसिस गाल्टन ने किया। फ्रांसिस गाल्टन ने ही लोगों का ध्यान बुद्धि की तरफ आकर्षित किया। इन्होंने ही सबसे पहले बुद्धि के बारे में बताया। कब किया फ्रांसिस गाल्टन ने सबसे पहले बुद्धि शब्द का प्रयोग? तो मैं आपको बता दूं कि फ्रांसिस गाल्टन ने ऐसा 1885 में, 1885 में सबसे पहले बुद्धि शब्द का प्रयोग इन्होंने किया था। ठीक है, अब फ्रांसिस गाल्टन से संबंधित एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फ्रांसिस गाल्टन को क्या कहा जाता है? फादर ऑफ यूजेनिक्स। फादर ऑफ यूजेनिक्स क्या कहा जाता है इनको? फादर ऑफ यूजेनिक्स। ठीक है, फादर ऑफ यूजेनिक्स। यूजेनिक्स के जनक ऐसे भी लिख सकते हो आप, यूजेनिक्स के जनक कौन है? तो यूजेनिक्स के जो जनक है वो कौन है? फ्रांसिस गाल्टन। फ्रांसिस गाल्टन ने 1883 में एक नियमावली प्रस्तुत की थी, बुक भी लिखी थी इन्होंने यूजेनिक्स के नेम से ही। तो ये यूजेनिक्स होता क्या है ना? तो यूजेनिक्स क्या बताया इन्होंने? यूजेनिक्स इनके अनुसार नस्ल सुधार संबंधी नियम है। नस्ल सुधार संबंधी नियम। ये क्वेश्चन यूपी के किसी टेट के एग्जाम में आ भी चुका है। ठीक है, क्या क्वेश्चन कि फादर ऑफ यूजेनिक्स कौन है? तो यूजेनिक्स के जो जनक या पिता है वो कौन है? फ्रांसिस गाल्टन है। इन्होंने 1883 में ये कुछ नियम जो नस्ल सुधार संबंधी नियम थे, उन नियमों की एक सारणी, तालिका, एक पुस्तक के माध्यम से, यूजेनिक्स इनकी पुस्तक का नाम है, प्रस्तुत किया था। और ये नियम है, इनके अकॉर्डिंग इन्होंने क्या बताया है? फ्रांसिस गाल्टन ने इस यूजेनिक्स में जो नियम बताए हैं नस्ल सुधार संबंधी, उसमें यह बताया है कि अगर कोई व्यक्ति बुद्धिमान नहीं है तो उस व्यक्ति को आगे वंश बढ़ाने की अनुमति ना दी जाए, या उस व्यक्ति को वंश बढ़ाना नहीं चाहिए। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति है वो बुद्धिमान है तो उसको आगे नस्ल बढ़ाना चाहिए, ताकि आने वाली जो जनरेशन है वो बुद्धिमान पैदा हो। ये कहते हैं नस्ल सुधार संबंधी नियम, जो इन्होंने किसके माध्यम से दी? यूजेनिक्स के माध्यम से दी। ठीक है, अगर बात की जाए, सबसे पहले यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, तो हम बात करें
कैटल ने पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय में, कैटल ने पेंसिल्वेनिया कैटल ने क्या किया, पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय में एक पुस्तक प्रकाशित की थी, मेंटल टेस्ट एंड मेजरमेंट। मेंटल टेस्ट एंड मेजरमेंट, मानसिक परीक्षण और मापन, मानसिक परीक्षण और मापन नामक पुस्तक प्रकाशित की। कब प्रकाशित की? तो इन्होंने इस पुस्तक को प्रकाशित किया 1890 में, 1890 में। यहां से क्या क्वेश्चन बनता है कि अगर बात की जाए सबसे पहले मानसिक परीक्षण की, ठीक है, मेंटल टेस्ट की, तो मानसिक परीक्षण का जो कॉन्सेप्ट है वो सबसे पहले किसने दिया था? तो वो कैटल ने दिया था। ये बात यहां पर आपको साबित भी हो गई है। इन्होंने एक प्रमुख पुस्तक लिखी थी, मेंटल टेस्ट एंड मेजरमेंट। तो यहां एक और पॉइंट बन जाता है, मानसिक परीक्षण शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? मानसिक परीक्षण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग, तो ये किसने किया था? कैटल ने ही किया था। मानसिक परीक्षण का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? कैटल ने किया। या यूं कहे कि मानसिक परीक्षण, मेंटल टेस्ट कॉन्सेप्ट का, संप्रत्यय का सबसे पहले किसने उल्लेख किया? मानसिक परीक्षण संप्रत्यय किसकी देन है? तो ये किसकी देन होगी? कैटल की। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात की जाए, ठीक है, तो एक आता है मानसिक आयु। मानसिक आयु, मानसिक आयु का मतलब होता है, इसको हम बताएंगे भी, इसमें जो सोपान है एमए, एमए का मतलब होता है मेंटल एज। शब्द का प्रयोग कहें या संप्रत्यय की बात करें, तो मानसिक आयु या मेंटल एज का जो कॉन्सेप्ट है, ये सर्वप्रथम इसका प्रयोग किसने किया? तो इसका जो प्रयोग है वो किया गया अल्फ्रेड बिने के द्वारा। अल्फ्रेड बिने के द्वारा। कब किया गया? तो ये प्रयोग किया गया भाई 1908 में। अगर बात की जाए कैटल ने मेंटल टेस्ट का प्रयोग कब किया, तो ये किया इन्होंने 1890 में। मैं बता भी चुका हूं पहले, इन्होंने इस बुक के माध्यम से किया था। और यहां पर एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है, तो ये पॉइंट बन जाता है, मानसिक परीक्षण हो गया, मानसिक आयु हो गया, बुद्धि लब्धि की बात की जाए, बुद्धि लब्धि, बुद्धि लब्धि जिसको बोलते हैं आईक्यू, इंटेलिजेंस क्वोशेंट, बुद्धि लब्धि का संप्रत्यय या शब्द का प्रयोग, बुद्धि लब्धि शब्द का संप्रत्यय की बात करें या बुद्धि लब्धि शब्द का प्रयोग की बात करें, सर्वप्रथम प्रयोग की बात कर रहा हूं मैं। बुद्धि लब्धि का जो कॉन्सेप्ट है, संप्रत्यय है, वो किसने दिया? या ये कह सकते हैं कि बुद्धि लब्धि का जो शब्द है, ये सबसे पहले किसने प्रयोग किया? तो ये प्रयोग किया था सैटर्न, विलियम सैटर्न पूरा नाम होगा। किसने किया था? विलियम सैटर्न ने।
विलियम सैटर्न ने। और कब किया? तो इसका प्रयोग किया था इन्होंने 1912। ठीक है, अब आपको जो पॉइंट मैंने बताए हैं, है ना, इनको एक बार आप अच्छे से देख लीजिए। एक बार रिवाइज करा देता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए, बुद्धि शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? फ्रांसिस गाल्टन ने 1885 में। अगर बात की जाए फादर ऑफ यूजेनिक्स, यूजेनिक्स के जनक कौन है? तो वो कौन है? फ्रांसिस गाल्टन है। और इन्होंने 1883 में यूजेनिक्स नामक एक नियमावली प्रस्तुत की थी, जिसमें नस्ल सुधार संबंधी नियमों के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, कैटल ने पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय में मेंटल टेस्ट एंड मेजरमेंट नामक एक पुस्तक लिखी थी 1890 में। तो यहाँ एक क्वेश्चन बनता है कि मानसिक परीक्षण संप्रत्यय या मानसिक परीक्षण शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? तो वो कौन होंगे? कैटल होंगे। अगर बात की जाए मानसिक आयु मेंटल एज संप्रत्यय का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? तो वो किसने? अल्फ्रेड बिने ने। याद कैसे रखेंगे? तो ये तो मैंने आपको बता ही दिया, पहली जो पुस्तक थी उसी के अनुसार इन्होंने पहले प्रयोग किया। लेकिन मैं जो यहाँ पर मानसिक आयु मेंटल एज की बात हो रही है, इसको कैसे याद रखेंगे? तो देखो, अल्फ्रेड बिने को हम क्या लिखेंगे? ए बी लिख सकते हैं एब्रिविएशन में। तो इसको देखो ऐसे याद रख लो, मानसिक आयु मेंटल एज, एम ए बी को उल्टा कर दो, एम ए बी ए। एम ए बी ए से आपको ध्यान हो जाएगा कि इसमें मेंटल एज आता है, ए इसमें भी आता है और ए इसमें भी आता है। एम ए बी ए, बिने अल्फ्रेड, ऐसे भी तो कर सकते हैं ना, जैसे पहले सरनेम लगा दिया किसी के व्यक्ति के साथ और बाद में उसका नेम करते हैं, इस तरीके से। तो यहां आप क्या पढ़ेंगे? मानसिक आयु मेंटल एज का कॉन्सेप्ट किसने दिया? ए बी की बजाय इसको आप क्या पढ़ेंगे? बी ए ने दिया। बी ए कौन? बिने अल्फ्रेड ने। ठीक है, और बुद्धि लब्धि आईक्यू का कॉन्सेप्ट किसने दिया था सबसे पहले? तो विलियम सैटर्न ने दिया था 1912 में। अब इन्होंने क्या कॉन्सेप्ट दिया था उस बारे में भी हम बात करते हैं। अब वीडियो बहुत ज्यादा नहीं होनी, 1-2 मिनट की और बची है, तो इसको आप देखिएगा। देखो, अगर बात की जाए यहां पर कि इन्होंने, सैटर्न ने क्या जो संप्रत्यय है वो दिया था, प्रतिपादित किया था, तो यहां पर देख लेते हैं। सैटर्न के अलावा इनके एक साथी और थे, विलियम सैटर्न के अलावा कुहलमान। तो पहले तो हम एक बार देख लेते हैं इसके सोपान क्या क्या होंगे, क्या क्या सोपान होते हैं जो इन्होंने आईक्यू का कॉन्सेप्ट दिया था, एक फॉर्मूला भी बनाया था। तो इसमें सोपान आपके होते हैं, एक तो क्या होता है? एमए। एमए का मतलब क्या होता है? मेंटल एज, मेंटल एज। और एक क्या होता है इसमें, अगर बात की जाए सीए। सीए का मतलब होता है क्रोनोलॉजिकल एज। क्रोनोलॉजिकल एज, इसको रियल एज भी आप कह सकते हैं। एक इसमें यूज होता है जिसको हम बोलते हैं आईक्यू। आईक्यू का मतलब होता है इंटेलिजेंस कोशेंट। इंटेलिजेंस कोशेंट, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? मानसिक आयु बोलते हैं। ये कॉन्सेप्ट किसने दिया? तो आपको मैंने अभी बताया था, मानसिक आयु का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? तो मानसिक आयु अल्फ्रेड बिने, बीए, एमए बीए से ध्यान रखेंगे। और अगर बात की जाए क्रोनोलॉजिकल एज, इसको क्या कहा जाता है? वास्तविक आयु या कालानुक्रमिक आयु कहते हैं। इसको वास्तविक भी आप कह सकते हैं, लेकिन वास्तविक का इंग्लिश में मीनिंग क्या होता है? रियल। वास्तविक आयु, तो यहां पर एक प्रॉपर सही वर्ड क्या रहेगा? कालानुक्रमिक आयु। इंटेलिजेंस क्वोशिएंट का मतलब क्या होता है? बुद्धि लब्धि। अब बुद्धि लब्धि निकालने के लिए क्या प्रतिपादित किया गया था? एक फॉर्मूला। तो जो बुद्धि लब्धि का फॉर्मूला है वो कब दिया गया? 1912 में। 1912 में सैटर्न, विलियम सैटर्न और कुहलमान ने, कुहलमान ने आईक्यू का सूत्र प्रतिपादित किया या सूत्र दिया, एक ही बात है। क्या फॉर्मूला इन्होंने दिया? तो इनके अनुसार आईक्यू बराबर क्या था?
MA अपॉन में CA। MA क्या है, मानसिक आयु मैं बता चुका हूं, IQ क्या है, बुद्धि लब्धि है। तो इन्होंने ये एक फॉर्मूला दिया, लेकिन इनका जो फॉर्मूला है इससे जो IQ आती थी या जो डाटा आते थे वो ऑथेंटिक नहीं थे, इसलिए इसको कुछ संशोधन की आवश्यकता पड़ी या इसमें कुछ अमेंडमेंट करने की आवश्यकता हुई। तो एक विद्वान आए 1916 में टर्मन ने संशोधित सूत्र प्रतिपादित किया, सूत्र दिया या प्रतिपादित किया। तो इन्होंने क्या सूत्र दिया, टर्मन ने क्या किया, MA अपॉन में CA जो था IQ के बराबर था, ठीक है, इसी में क्या कर दिया, मल्टीप्लाई में 100 कर दिया। तो अब जो बुद्धि का फॉर्मूला है जो हम देखते हैं वो क्या है, इंटेलिजेंस कोशेंट बराबर बुद्धि लब्धि बराबर क्या है, मेंटल एज अपॉन में क्रोनोलॉजिकल एज इनटू 100। तो यहां पर अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बुद्धि लब्धि का संप्रत्यय किसने दिया, सूत्र किसने दिया, तो वहां पर आप क्या करेंगे, सैटर्न करेंगे। अगर कहे कि संशोधित सूत्र किसने दिया तो क्या नाम आएगा, टर्मन आएगा। आपसे पूछा जाए कि इनटू में, गुणा में 100 का कॉन्सेप्ट या संप्रत्यय किसने दिया, तो वो भी किसने दिया, टर्मन ने दिया। तो अलग अलग आपके क्वेश्चन है, यहां पर आपको ध्यान रखना है। मेंटल एज मानसिक आयु का संप्रत्यय किसने दिया था, तो ये बिने के द्वारा दिया गया था, अल्फ्रेड बिने के द्वारा। अगर यहां पर बात की जाए कि बुद्धि लब्धि का संप्रत्यय किसने दिया, तो बुद्धि लब्धि का संप्रत्यय दिया किसने, सैटर्न ने। संशोधित संप्रत्यय, संशोधित सूत्र किसने दिया बुद्धि लब्धि का, तो ये किसने दिया, टर्मन ने 1916 में। तो आज की क्लास में इतना ही हम करेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे डिस्कस करेंगे। इसकी जो थ्योरी है, सिद्धांत है, बुद्धि के प्रकार है, सभी चीजों को बहुत अच्छे से डिटेल से हम करेंगे। आई होप आपको जो मैंने क्लास अभी कराई है ये वीडियो पसंद आई होगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।